नमस्ते ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज के हमारे नए सेशन में। पिछला सेशन हमारा सेंट्रल बैंक के ऊपर था। आज का सेशन हमारा बजट के ऊपर है। ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस का ही ये एक पार्ट है। और इसमें हम देखने वाले हैं कि सेंट्रल बजट क्या होता है, कैसे काम करता है और स्टॉक मार्केट को इससे क्या फायदा नुकसान होता है। सेंट्रल बजट यानी कि केंद्रीय बजट देश की सरकार की साल भर की कमाई और खर्च करने का एक प्लान होता है, जिसमें सरकार हमें यह बताती है कि वो पैसा कहाँ से कमाएगी और किन किन क्षेत्रों में खर्च करेगी। यानी कि एक पूरे एक साल का एक प्लान होता है, जहाँ पे हमें सरकार ये बताती है कि किस सेक्टर के लिए कितना पैसा, किस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा देने वाली है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि उस सेक्टर के कंपनीज के स्टॉक में पैसा लगा के प्रॉफिट कमाने का ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर सरकार भारतीय रेलवे को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बढ़ाने के लिए अगर ज़्यादा पैसा देती है, तो हम आरवीएनएल, आईआरएफसी और रेल सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है वो खरीद के हम पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि सरकार फंड देगी तो इन कंपनियों के पास पैसा आएगा। इन कंपनियों के पास पैसा आएगा तो क्या होगा, ये कंपनियां प्रॉफिट कमा पाएगी। और प्रॉफिट कमाने के बाद ये कंपनियां, इनका जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा और हम उससे पैसा कमा सकते हैं। एक ट्रेडर की नज़र से हम देखेंगे कि बजट का इंपॉर्टेंस क्या है। एक जनरल व्यक्ति के नज़र से नहीं देखेंगे, क्योंकि दोनों की एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग होती है। हमें दिमाग से सोचना पड़ता है, जबकि एक आम आदमी दिल से सोचता है कि सरकार ने इस फील्ड में पैसा कम दिया है, उस फील्ड में पैसा कम दिया है। हमें ये सोचना है कि हम जहाँ पे भी ज़्यादा पैसा दिया है सरकार ने, उस सेक्टर को कैसे हिट करें और कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। देखिए, पहले तो आपको देखना जरूरी है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है उसे फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। सेंट्रल बजट इसी पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार की एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर प्लान प्रस्तुत करता है। यानी कि अभी अप्रैल 2026 चालू है। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक ये वाला फाइनेंशियल ईयर होगा। और इसके लगभग 9 महीने 2026 के हैं, 3 महीने जो है वो 2027 के हैं, इसलिए इसको FY 2026-27 बोला जाता है। बजट अनाउंसमेंट डेट जो होती है वो 2017 से हर साल 1 फरवरी को होती है। उससे पहले अलग होती थी। यूनियन बजट जो पेश किया जाता है वो, जब अरुण जेटली हमारे अर्थ मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने ये जो प्रथा थी वो कट की और बजट का अनाउंसमेंट 1 या 2 महीने पहले से ही करना चालू कर दिया था। इसका रीजन ये है कि जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाए तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्टर में आपने कितना पैसा दिया है और डायरेक्ट वो पैसा उस सेक्टर को मिलना चालू हो जाए। यानी कि बजट भले 1 फरवरी को अनाउंस हुआ है, बट उस पर्टिकुलर सेक्टर को जो पैसा आने वाला है वो अब 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। ठीक है। बजट के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है रेवेन्यू बजट, यानी कि सरकार जो रेगुलर इनकम और खर्चा है वो बताती है। और दूसरा होता है कैपिटल बजट, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जुड़ा खर्चा होता है। अब देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें दोनों भी एक साथ देखने हैं कि भाई किस तरह से ये वर्क होता है, कहाँ पे पैसा जाता है, कैसे कंपनियां प्रॉफिट कमा सकती है। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है बजट का? सेंट्रल बजट देश के इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्वालिटी और रिसोर्स एलोकेशन को बैलेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा देश ग्रो करने के लिए कुछ कदम उठा रहा है, तो वो बजट से ही चलेगा। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ हमारा मिशन ऑपरेशन सिंदूर हुआ। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसराइल और हमास का वॉर चल रहा है, इसराइल अमेरिका ईरान के साथ लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान कुछ ना कुछ हरकतें करता ही रहता है। तो हमें भी ये पता है कि अब हमारे जो हथियार है वो पुराने हो चुके हैं, नए नए टेक्निकल और एडवांस हथियार लगाने पड़ेंगे। तो इस बार भारत ने डिफेंस बजट को बढ़ाया। तो हमें एक पता चलता है कि भाई हमारे देश की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए सरकार एक अच्छा खासा अमाउंट खर्चा कर रहा है। तो बजट का इंपॉर्टेंस वही होता है कि हम किस सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, ये हमें बताया जाता है, ताकि उस सेक्टर की ग्रोथ हो सके। किस सेक्टर को हम ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे, किसको पीछे रख रहे हैं, ये सब पता चलता है बजट से। तो देश का विकास कब कितना कैसे होगा, इसका एक ब्लूप्रिंट होता है बजट। डेवलपमेंट प्लानिंग की जाती है। देखो, बजट के माध्यम से सरकार ये डिसाइड करती है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए वो क्या कर रही है, एजुकेशन बढ़ाने के लिए वो क्या कर रही है, हेल्थ केयर में कैसे सपोर्ट कर रही है, उसके बाद पॉवर्टी रिडक्शन के लिए कैसा खर्चा किया जा रहा है, गरीबी हटाने के लिए क्या कर रही है। उसके बाद बेसिक नीड्स होते हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए कितना फंड एलोकेट किया जाता है, किसान सम्मान निधि हो गया। उसके बाद बाकी जो अनाज वगैरह जो सरकार देती है राशन पे, वो हो गया। इससे क्या होता है,
एक बैलेंस डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी सेक्टर है, वहां पे सरकार क्या क्या कदम उठा रही है जिससे हमारा बेस मजबूत हो सके, लोगों को एटलीस्ट जॉब मिले, वो अपना घर चला सके, रहने के लिए घर मिले, ठीक है, खाने के लिए रोटी मिले, पहनने के लिए कपड़े मिले, ये सब चीजों पे सरकार कितना ध्यान दे रही है, बेसिक चीजों पे वो भी हमें पता चलता है, ठीक है। एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है। गरीबी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो गरीबी रेखा के ऊपर लोग आ चुके हैं इन लास्ट 5 साल में, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो चुका है कि भाई इतनी तो किसी देश की लोक संख्या भी नहीं होती जितने देश अब गरीबी से बाहर आ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बजट के टाइम पता चल जाती है, इसलिए बजट इंपॉर्टेंट वस्तु है। हाउ डज द बजट मेकिंग प्रोसेस बिगिन? देखिए, वैसे तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, बट एक पता होना चाहिए कि कैसे बनता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बजट की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। बजट बनाने में वित्त मंत्री के अलावा कई सारे लोगों की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, जिसमें वित्त सचिव, राजस्व सचिव और व्यय सचिव शामिल होते हैं। यानी कि एक पूरी टीम होती है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनकी एक पूरी टीम होती है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं। बजट बनाने के दौरान हर रोज कई बार वित्त मंत्री से उनकी बजट के सिलसिले पर बातचीत होती है। यानी कि ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं, इनको पता होता है कि किस सेक्टर में हम अच्छा कर रहे हैं, किस सेक्टर में हमें अच्छा करने की जरूरत है, कहाँ पे पैसा जरूरी है, कहाँ पे पैसा ज्यादा जा रहा है। ये सब वित्त मंत्री क्या करते हैं, उन अधिकारियों के पास से डिटेलिंग लेते हैं। एक दिन में अलग अलग टाइम पे इनकी मीटिंग्स होती है, या 2 4 दिन या फिर महीनों तक इनकी मीटिंग्स चलती है। और इससे क्या होता है कि प्रॉपर एक डेटा लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये पूरी टीम प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पूरा सहयोग इनको मिलता रहता है। यानी कि प्रधानमंत्री भी अपने विचार इनको बताते हैं कि भाई हमें इस सेक्टर में थोड़ा ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है, आप उस हिसाब से बजट में उस सेक्टर को ये करो। या फिर कुछ अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो जिस राज्य में चुनाव आने होते हैं उस राज्य को ज्यादा पैसा दिया जाता है। तो ये सब चीजें वो लोग डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कई सारे सेक्टर्स के एक्सपर्ट भी इसमें शामिल होते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए, अब एआई का जमाना है, तो अब सरकार में जितने भी लोग हैं वो बुजुर्ग लोग हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को एआई का ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं, जो एआई के सेक्टर में इंडिया में जो टॉप के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाते हैं कि भाई हाँ बताओ, आपको क्या चाहिए, क्या आपको डेटा सेंटर कितने बनाने चाहिए, कितना पैसा लगेगा, तो वो लोग अपनी राय देते हैं, ठीक है। या फिर अगर डिफेंस का मामला है तो जो रिटायर्ड जनरल्स होते हैं हमारे, आर्मी चीफ होते हैं, एयरफोर्स चीफ होते हैं, इनकी राय ली जाती है। इनका एक पैनल होता है, एडवाइजरी कमेटी जिसे बोलते हैं, इनमें अलग अलग लोग शामिल होते हैं। बजट बनाने की प्रक्रिया इसके पेश होने से 6 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। यानी कि जो 1 फरवरी को बजट अनाउंस होता है, वो 6 महीने पहले ही इसका सब चालू हो जाता है कि भाई कहाँ पे कम पड़ रहे हैं, कहाँ पे ठीक ठाक कर रहे हैं, ये सब चीजें 6 महीने पहले ही चालू होती है। क्या क्या होता है 6 महीने पहले से, ये लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले वो आर्थिक सर्वे करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे करते हैं। इसमें क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसे इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी रही। इसमें यह बताया जाता है कि भारत की इकोनॉमी में पिछले साल कितना विकास हुआ, किन सेक्टर में ग्रोथ हुई, किन क्षेत्रों में चुनौतियां आई। जैसे कि अब देखो, पिछले साल अगर अपन देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का जब प्रॉब्लम चल रहा था हमारे साथ, तो जो हम जेम्स एंड ज्वेलरी जो एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, हीरे हो गए, ज्वेलरी हो गई, इसके एक्सपोर्ट पे बहुत प्रॉब्लम आया था। तो प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को उस पर्टिकुलर सेक्टर के एक्सपर्ट्स ने बताया होगा कि हमें दूसरे मार्केट ढूंढने की जरूर है, क्योंकि अमेरिका हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है बहुत सारा। उसके बाद उन्होंने बासमती राइस पे भी टैक्स लगाया, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा, शाहरुख खान की बहुत ऐड आती है फिलहाल दावत बासमती राइस के लिए, इंडिया गेट बासमती राइस। ये कब से आनी चालू हुई पता है? जब से ट्रम्प ने इंडियन बासमती राइस पे टैरिफ लगाया था, ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, टैरिफ भी नहीं बोल सकते, तब से इनकी ऐड आनी चालू हुई भारत के अंदर। इससे पहले भी आती थी बट इतनी नहीं आती थी, अब हर 1 घंटे में 2 4 ऐड दिखती है शाहरुख खान की। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब प्रॉब्लम्स बताए जाते हैं उस एक्सपर्ट, उस सेक्टर के एक्सपर्ट्स के द्वारा। कुछ कंपनियों के सीईओज भी अपना सजेशन देते हैं कि भाई अमेरिका ने राइस पे हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, तो इस बजट में हमारे लिए कुछ आप करो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सर्वे किया जाता है, ठीक है। और इस सर्वे में क्या कौन कौन होते हैं देखो, कई सेक्टर्स के प्रमुख होते हैं जो डेटा का एनालिसिस करके देते हैं। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट्स, इन सेक्टर से इकट्ठा किए गए डेटा के डिटेल्ड एनालिसिस के आधार पर पूरी इकोनॉमिक रिव्यू या इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट बनाया जाता है।
इसके अलावा मनी सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और अन्य माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इनका सीधा असर देश की इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर पड़ता है। अब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हर कंट्री का आता है, जिससे पता चलता है कि जॉब कितनी तैयार हो रही है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी कि जॉब जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो इकोनॉमी डाउन आ जाएगी। तो जितना अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कम होगा उतना अच्छा होता है। एम्प्लॉयमेंट डेटा बढ़ना चाहिए कि लोगों को नौकरियां ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो ये आगे आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा क्या है, कैसा होता है। लेकिन ये सबका विचार आर्थिक सर्वे में किया जाता है और उस हिसाब से ही बजट को बनाया जाता है। भारत का पहला बजट कब आया था? भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था। इस बजट में मुख्य रूप से देश की इकोनॉमी की रिव्यू की गई थी और उस समय कोई भी नया टैक्स प्रपोजल नहीं रखा गया था। यानी कि देखो, भारत देश जस्ट स्वतंत्र हुआ था, ज़्यादा कुछ हमारे पास था नहीं, अंग्रेजों ने सब लूट लिया था। तो ऐसे में लोगों पे क्या टैक्स लगाएंगे, क्योंकि टैक्स अगर लगाएंगे तभी तो सरकार के पास पैसा आएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो पहला बजट था उसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। उस समय बजट में शामिल सभी प्रपोजल्स को लागू करने से पहले पार्लियामेंट की मंजूरी लेना जरूरी होता था। मंजूरी मिलने के बाद ये प्रपोजल्स 1 अप्रैल से लागू होते थे और अगले 31 मार्च तक पूरे फाइनेंशियल ईयर तक प्रभावी रहते थे, ठीक है। अभी भी संसद में अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बजट का एक अलग से सेशन संसद में होता है। बजट अनाउंस होने के बाद एक बजट सेशन होता है जहाँ पे लोग अपने अपने विचार रखते हैं, मंत्री सब। तो ये भी अभी भी है। और बस चेंजेस ये हुआ है कि जो 1 अप्रैल को बजट अनाउंस होता था वो अब 1 फरवरी को अनाउंस होता है, ठीक है। चलो, ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए बजट क्यों इंपॉर्टेंट है, अब हमारे काम का टॉपिक है कि हमें क्या क्या देखना है बजट के साइमन में। तो देखिए, सबसे पहले, जस्ट अ मिनट गाइस, सबसे पहले किस सेक्टर में कितना पैसा जा रहा है, यानी कि सेक्टर एलोकेशन को समझना है। बजट में सरकार अलग अलग सेक्टर्स जैसे इंफ्रा, डिफेंस, एग्रीकल्चर, रेलवे आदि के लिए कितना फंड एलोकेट कर रही है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। अभी देखो, आप डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा पैसा मिला है। अब मैंने आपको बताया कि आप डिफेंस सेक्टर का ईटीएफ खरीद लो, क्योंकि डिफेंस कंपनियां ग्रो करेगी, क्योंकि सरकार ने जो पैसा अलॉट किया है वो इन्हीं कंपनियों के पास आने वाला है। ये लोग हथियार बना के सरकार को देंगे, सरकार इनको पैसा देगी, इनका स्टॉक बढ़ेगा तो डिफेंस का ईटीएफ भी बढ़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि डिफेंस ईटीएफ आप खरीद लो। अब डिफेंस ईटीएफ अच्छा खासा ऊपर आ चुका है, ठीक है, अभी भी खरीद सकते हो। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का एनालिसिस, ये भी समझना जरूरी है कि सरकार किस प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट वर्क के लिए पैसा दे रही है और उस काम को किस कंपनी को मिलने की संभावना है। अभी एक रिसेंटली मैं आपको अपडेट देता हूँ कि सरकार ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, जिसके तहत सरकार बहुत सारी पनडुब्बियां बनाएगी, बहुत सारे जहाज बनाएगी, क्योंकि अभी ईरान और अमेरिका के वॉर में पता चला है कि समुद्र की सुरक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमने सेक्टर एनालिसिस में भी डिफेंस सेक्टर एनालिसिस किया था और उसमें मैंने बताया था कि सरकार मेरी टाइम सिक्योरिटी पे ज़्यादा खर्चा कर रही है और उसके दो ही बड़े प्लेयर है, एक तो मझगांव डॉकयार्ड है और दूसरा है कोचिन शिपयार्ड। तो हमें ऐसी कंपनियों के स्टॉक खरीदने चाहिए जहाँ पे ज़्यादा पैसा बजट में अलॉट किया गया हो, ठीक है। उस प्रोजेक्ट पे हमें पैसा लगाना चाहिए जो P-75 समथिंग कुछ प्रोजेक्ट है, जिसमें 75 सबमरीन्स बनाने का उद्देश्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा। तो उस पे हमें पैसा लगाना चाहिए। अगर वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो इन्वेस्टर उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का अवसर देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमें मझगांव डॉकयार्ड में पैसा लगाना है, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हमने सेक्टर एनालिसिस किया था तब से लेके आज तक मझगांव डॉकयार्ड में क्या चेंजेस आए हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे उसका चार्ट ले रहा हूँ, मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड का। और जब हमारा लास्ट सेशन हुआ था, ये मार्किंग मैंने करके रखी है, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर आया है स्टॉक जो है वो, और डबल बॉटम भी यहाँ पे बना रहा है। डबल बॉटम आगे टेक्निकल एनालिसिस में आपको सिखाऊंगा कि एक ही जगह पे अगर दो बार सपोर्ट लेता है मार्केट या डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाता है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो तेजी से ऊपर जा सकता है। तो देखिए, अभी भी चांस है, अगर आप मझगांव डॉकयार्ड अभी भी नहीं खरीदे हो तो आप खरीद सकते हो, या डिफेंस ईटीएफ आप खरीद सकते हो। कोचिन शिपयार्ड का भी देख लेते हैं। तो कोचिन शिपयार्ड में भी आप देखो, एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी हुआ नहीं है बट होगा, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया में शांति आ रही है वैसे वैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, और दुनिया अब तैयारी भी कर रही है कि भाई अगर ईरान जैसी कंडीशन आ जाए तो कैसे बचना है उससे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इस तरह से आपको बजट किस सेक्टर में किस कंपनी में जा रहा है उस पर ध्यान देना है।
प्रॉफिट ग्रोथ की संभावना, अगर किसी सेक्टर की किसी कंपनियों को ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं तो उनकी सेल्स बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा, जिससे उनके शेयर प्राइस भी बढ़ सकते हैं। जो कि मैंने अभी इन दो स्टॉक के बारे में बताया, वो ये वही बात है। सरकार डिफेंस सेक्टर पे खर्चा कर रही है, पर्टिकुलरली समुद्री सुरक्षा पे भी खर्चा कर रही है। और समुद्री सुरक्षा के मेजर दो प्लेयर है, वो ये है। ठीक है, जीआरएससी भी है, बट मेजर प्लेयर ये दो है। उसके बाद देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढेंगे। अगर बजट में सही सेक्टर को सपोर्ट मिलता है तो स्टॉक मार्केट में तेजी आ सकती है, जिससे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। देखो, अभी इस साल के बजट में इतना भी ज्यादा पैसा नहीं दिया गया किसी सेक्टर को, एक बैलेंस बजट था। यानी कि सरकार ने लॉन्ग टर्म का सोचा है कि भाई एक ही साल में ज्यादा पैसा नहीं देंगे, धीरे 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 प्रोजेक्ट देंगे कंपनियों को, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। तो इस साल का जो बजट था उसमें तो कुछ मार्केट में अच्छा बड़ा मोमेंट देखने को नहीं मिला था। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, लोडिंग हो रहा है, शायद नेटवर्क का इश्यू है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेते, चलो। ओके, आ गया। ओके, 1 अप्रैल को, सॉरी, 1 फरवरी को हमारा बजट अनाउंस हुआ था। अब देखो, सबको लग रहा था कि बजट अच्छा अनाउंस होगा। तो जब 30, सॉरी 1 फरवरी का, ठीक है, 1 फरवरी को हमारा जो बजट अनाउंस हुआ था, आप देखेंगे कि उस दिन मार्केट नीचे गिर गया था। बहुत अच्छा खासा गिर गया था, लगभग 25,345 से ये 24,500 तक नीचे आया था। तो कहने का मतलब है कि मार्केट इतना गिरा क्यों? क्योंकि उसको बजट पसंद नहीं आया था। ठीक है, बजट पसंद नहीं आया था इसलिए मार्केट गिरा था, क्योंकि एक उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत सारा पैसा इस सेक्टर में जाएगा। बट सरकार ने क्या किया, सभी सेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दिया, और एक ही सेक्टर को ज्यादा पैसे देने के बजाय सभी सेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा दे दिया। इस वजह से क्या हुआ, बजट के दिन मार्केट गिरा था, बाद में कवर हुआ, फिर से गिरा ईरान वॉर शुरू होने के बाद, ये बातें अलग है। बट एक चीज हमें याद रखनी है कि बजट के दिन हमें सब कुछ एनालिसिस करना पड़ता है। और ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, दोनों में से आप जो भी कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय कर सकते थे, मार्केट गिर रहा था इसलिए। और अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप थोड़ा रुक जाते, और जब मार्केट डीप में आपको मिल जाता तब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे स्विंग ट्रेडिंग के ग्रुप में मैंने लास्ट 2 महीने में कोई कॉल पोस्ट नहीं किए थे, लेकिन अब मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि अब मार्केट डिप लगा रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी ग्लोबल सिचुएशन भी हमें कंट्रोल में दिख रही है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए सरकार हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 1,000 करोड़ एलोकेट कर देती है, और ये काम किसी इंफ्रा कंपनी को मिलता है। अगर वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो उसके प्रोजेक्ट्स बढ़ने से उसके प्रॉफिट बढ़ेंगे और शेयर प्राइस बढ़ेगा, जिससे हमें फायदा हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने मझगांव डॉकयार्ड और कोचिन शिपयार्ड में पैसा लगाया, क्योंकि सरकार ने उस कंपनियों को अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स दिए हैं। तो गाइज, ये है हमारा बजट वाला सेशन। ये ना सिर्फ ट्रेडर्स यानी कि ऑप्शन ट्रेडर को मदद करता है, बल्कि इन्वेस्टर को भी मदद करता है। पूरे साल भर के लिए या 1-2 साल के लिए अगर आप कोई स्टॉक लेना चाहते हैं, तो बजट आप अगर पढ़ोगे अच्छे से, पता चलेगा किस सेक्टर में पैसा आया है, पता चलेगा उस सेक्टर के किस कंपनी को ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिले, और उस कंपनी के शेयर में आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं। लेकिन इसके साथ थोड़ा और एनालिसिस भी करना पड़ता है, ओनली बजट के आधार पर अपन नहीं कर सकते, जो आगे आने वाले सेशंस में हम सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।